तू है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा अपने ही दिल में बसा लूं। ओ तू है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा अपने ही दिल में बसा लूं। इस दिल को लॉक करके कह दूं मैं बेबी अब कहीं न जाना। अपने समय के मशहूर निर्देशक पीएल राज के बेटे और बचपन से ही विविध प्रकार का संगीत सुनने के शौकीन रहे लेस्ली लेविस की गिनती बेहतरीन गायक और संगीतकार के रूप में होती है। लेस्ली लेविस ने पॉप संगीत से शुरुआत की थी। उन्होंने आशा भोसले के व काव्या तक कई गायकों को अपनी संगीत निर्देशन में गवाया है। लेस्ली लेविस के नाम के साथ कॉलोनियल कजिन्स और कोक स्टूडियो भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल वह गायिका काव्या जोन्स की आवाज़ में एक नया गाना तू है मेरा लेकर आ रहे हैं। इस गीत में आज की नारी की बात की गई है। हाल ही में लेस्ली लेविस से फिल्मी संगम चैनल ने खास बातचीत की। लेस्ली लेविस जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका खास स्वागत है। जब आपने करियर शुरू किया संगीत में, उस वक्त बहुत कई तरह का अलग संगीत चल रहा था, लेकिन आपने एक अलग संगीत की राह बनाई। वो क्या सोच थी उसके पीछे आपकी? सोच एक्चुअली थी कि मैंने बहुत अलग अलग टाइप का म्यूज़िक सुना है लाइफ में, अब भी सुनता हूँ। तो वेस्टर्न क्लासिकल हो, इंडियन क्लासिकल हो, जैज हो, रॉक हो, ब्लूज़, बिग बैंड, बॉसा नोवा हो, हर टाइप का वेस्टर्न म्यूज़िक, वर्ल्ड म्यूज़िक जो है, अफ्रीकन म्यूज़िक हो, अरेबिक म्यूज़िक हो, तो वो सब मैंने बहुत सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि जब हम यहाँ हमारा एक चल रहा है, एक दायरा है जो इंडियन बना उसमें बहुत है, तो उसको एक बाहर का जो म्यूज़िक है उसको लाके जो अच्छे से मैच होता है वो उसको कैसे करें। और वहाँ से एक जो फ्यूजन शुरू हुआ कि वेस्टर्न म्यूज़िक जो है वो अपने इंडियन इलाका में कैसा लगेगा, और वो ही आपको चेंज मिला। तो आपने पहले सुना था परी हूँ मैं, तो जानम समझा करो, यारो दोस्ती, पल, लेकिन फिर हरिहरन के साथ जब कॉलोनियल कज़िन्स किया तो वहाँ एक ये और ज़्यादा चांस मिला कि और कुछ कर सकते हैं। तो फिर कॉलोनियल कज़िन्स के साथ फिर उसके बाद कोक स्टूडियो में फिर से जब मैंने कोक स्टूडियो स्टार्ट किया इंडिया में, तो वहाँ भी इंडियन फोक म्यूज़िक लेके बॉलीवुड के सिंगर्स को लेके मिक्स करके कैसा लगेगा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वही करते आ रहा हूँ। लेकिन पॉप म्यूज़िक जो है मैं वो भी कर रहा हूँ। तो आशा जी के साथ जैसे कि पिया तू अब तो आजा, जानम समझा करो, वो मेरी सोना रे, बाकी के जो मैं कह रहा हूँ सब पॉप म्यूज़िक है, तो वो भी करते आ रहा हूँ। तो उसमें क्या है, मुझे और इतने सालों से मैं जिंगल्स करता हूँ, तो मैंगो फ्रूटी, फ्रेश एंड जूसी, या सब थम्स अप, टेस्ट थंडर, इतने एडवर्टाइजिंग के म्यूज़िक मैंने किए हैं। तो मुझे वो सब म्यूज़िक लोगों को अच्छा लगता है, तो हमको जो अच्छा लगता है वो लोगों तक कैसे लेके जाऊँ, वो मेरी सोच है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे लोगों तक पहुँचाना है, और अगर लोगों तक पहुँचाना है तो मुझे उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी। आपने कहा कि हरिहरन से जब आपने कॉलोनियल शुरू की तो एक अलग करियर बन गया, तो क्या आप मानते हैं कि कॉलोनियल आपके करियर का टर्निंग पॉइंट था या कुछ और था? कॉलोनियल कज़िन्स, हरिहरन और मेरा दोनों का टर्निंग पॉइंट था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसकी कोई क्वेश्चन नहीं है और वो आंसर भी नहीं है, वो है। क्यों? वहाँ से हरिहरन बने, वहाँ से रेजिडोस बने, उसके पहले भी हम थे, लेकिन उसके बाद में जो बने वो म्यूज़िक के लिए लोग हमें जानने लगे, और वो बहुत हमारे दोनों के लाइफ के लिए एक बहुत अच्छी बात है। उससे आप लोगों एक बहुत अच्छी पहचान बन गई थी। फिर कोक स्टूडियो के पीछे क्या सोच थी कि उससे हटके कोक स्टूडियो पर आया जाए? तो कोक स्टूडियो में क्या किया कि इंडिया के जो यूथ है, एक जैसे किसी घर में गिटार नहीं होता था, कोक स्टूडियो के बाद मैंने एक ऐड देखा OLX पर, मैंने मेरी गिटार बेच दी। अरे भाई, मतलब गिटार घर पर आ गई। कोक स्टूडियो से बहुत से यंग जनरेशन जो है, कॉलेज वाले, उन्होंने गिटार, ड्रम्स, क्लासिकल म्यूज़िक, फ्लूट, तबला, वो सब पिकअप करके वो जैम करने लगे। तो कोक स्टूडियो ने, मुझे लगता है कि एक न्यू जनरेशन को अपना इंडियन म्यूज़िक फिर से
इंटरनेशनल के बहाने में होगा, लेकिन उसके इंडियनपन है, क्योंकि उसमें मैंने जैसे कि एक साइड शंकर महादेवन, एक साइड खगोल डोगर, असमीज ग्रेट सिंगर, शंकर तो शंकर है, दोनों को साथ में डाल के कैसा होगा, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे लगा कि जब कोक स्टूडियो आया है, जब इंडिया में आया, उसने कोक स्टूडियो ने नए जनरेशन को एक नयापन दिया है म्यूज़िक में। कोक स्टूडियो को लेकर लोगों की तरफ से रिस्पांस क्या था, कमेंट्स क्या थे? कोक स्टूडियो जब फर्स्ट ईयर रिलीज़ हुई, सोनी म्यूज़िक पे ऑडियो सीडी प्लेटिनम गया, ऑडियो सीडी नॉट वीडियो। तो आप सोचो कि ऑडियो ही कितना चला। और फर्स्ट सीज़न में आप सुनोगे तो जब मैंने किया था, एक भी गाना हमने डब नहीं किया। जैसे पहले रिकॉर्डिंग होता था, लता जी, आशा जी जब पहले रिकॉर्ड करते थे पुराने ज़माने में, वैसे ही रिकॉर्ड किया, स्टार्ट टू फिनिश एक गाना हम ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी ने गलती की तो उनका कट करके फिर से शुरू होगा। और ऐसे 40 दिन में मैंने 51 गाने की, तो बहुत सोया नहीं। जो लाइव गाने की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी और अब कीबोर्ड का सिस्टम आ गया है, इससे म्यूजिक पर कितना असर पड़ा है, और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आप क्या फील करते हैं कि क्या खोया आपने? मुझे लगता है टेक्नोलॉजी तो चेंज होने वाला है, दुनिया चेंज हो रही है। तो एक टाइम था कि हमको कपड़ा लेके टेलर के पास जाना चाहिए था, और हमारे साइज़ के हिसाब से टेलर काटता था और हमारी शर्ट बनती थी और पैंट। अभी तो आप दुकान में जाके रेडीमेड, मीडियम, लार्ज आपके हिसाब से, वही तो म्यूज़िक तो वही हो गया है, सब रेडीमेड है। आपके हिसाब से, आपके साइज से आप ले लो, फिटिंग 100% नहीं होगा, लगभग ओके, इट्स अ शर्ट। लेकिन तमाम लोग मानते हैं कि इससे संगीत का स्तर गिर गया है। डेफिनेटली, क्योंकि अगर एक संगीत का एक जो बेंचमार्क बोलते हैं, एक लेवल होता है, तो एक वर्ड आया है, उसका नाम है ऑसम, इंग्लिश में कहते हैं ऑसम। वो ऑसम ने इतना ख़राब कर दिया सबको, क्योंकि और वो गलती नहीं है, ऑसम तो ऑसम ही है, वो वर्ड का इस्तेमाल जो है उसने बहुत गड़बड़ कर दिया। क्योंकि जब इंडियन आइडल इंडियाज़ नंबर 1 सिंगर, तो जब मैंने इंडियन आइडल स्टार्ट किया, जब फर्स्ट इंडियन आइडल, जब उस एडवर्टाइज किया था, इंडियन आइडल इंडियाज़ नंबर 1 सिंगर, और आप फिर बोलते हैं लता मंगेशकर इंडियाज़ नंबर 1, उस सेम इंडियाज़ नंबर 1 सिंगर ऑसम, लता जी ऑसम, सेम। तो जो लेवल जो है ना, वो बैंडविड्थ जो है इतनी वाइड हो गई है कि कोई समझ भी नहीं आता, सब ऑसम है। तो वो हाई लाइन जो वो बहुत नीचे आ गया है। तो एक और परिवर्तन है, जैसे आर्टिस्टिकली कह रहा हूँ। हाँ, एक और परिवर्तन है, जैसे आपने कहा कि कोक स्टूडियो में प्लेटिनम डिस्क बहुत ज़्यादा हो गई। प्लेटिनम डिस्क चलती थी, पहले सीरीज चलती थी, कैसेट चलती थी, अब वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, सिंगल गाने पर लोग निर्भर हो गए हैं। ये जो बदलाव है, ये क्या, इसको कैसे आप देखते हैं? इसको जैसे मैंने कहा कि अब वर्ल्ड चेंज हो रहा है, आपको ऑप्शन नहीं है, आपको तो ऑप्शन नहीं है, सीडी प्लेयर चाहिए तो सीडी प्लेयर भी नहीं मिलेगा, मुश्किल है, ढूंढना पड़ेगा। सही बात है। सीडी चाहिए तो ढूंढना पड़ेगा। तो जो सिस्टम है, आपको ये सिस्टम में एडजस्ट करना है, अगर आपको आगे जाना है तो। नहीं तो आप घर पे बैठ के अपनी सीडी सुनो, कैसेट सुन लो, और फिर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन नया सीडी और नया कैसेट आपको नहीं मिलेगा, तो आपको वो पुरानी फैमिली के साथ ही रहना है, कोई नए लोग से नहीं मिलोगे, वैसा है। तो यहाँ अगर आपको आगे जाना है, नए लोगों से मिलना है, नया म्यूज़िक करना है, नई जनरेशन से बात करनी है, तो आपको नयापन अपनाना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्योंकि हम वहाँ से आते हैं, पहले से आते हैं, देखा है कि अच्छा म्यूज़िक क्या होता है, और अच्छा म्यूज़िक में मैं कौन होता है जज करने में? मुझे लगता है कि मैं अच्छा म्यूज़िक, आप अपना म्यूज़िक भी अच्छा करते हैं, मैं आपको जज नहीं करता, आप मुझे भी जज नहीं कीजिए। सो आई थिंक सब लोग अच्छा म्यूज़िक करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो सुनिए। आपने आशा भोसले से लेकर के काव्या तक तमाम गायकों के साथ काम किया है। जब आप कोई गाना बनाते हैं तो उस गाने के आधार पर गायक का या गायिका को चुनते हैं, या गायिका के आधार पर गीत बनाते हैं? पहले ज़माने में वही होता था ना कि कौन गाने वाला है, उस हिसाब से गाना बनता था। और अगर लता जी गाएंगे
तो उनको पता है कि काली 3 में गाना, काली 2 में गाना होगा, तो वो उनका स्केल है, उनकी जो नोटेशन का जो रेंज है, गाने का रेंज है, तो काली 2 का रेंज है, तो उस हिसाब से गाना बनेगा, ये नोट इससे ऊपर नहीं जाना। अभी क्या होता है कि गाना बनता है, किसको गाएं, अच्छा ये सब लेटेस्ट चल रहा है, इसको बुलाओ, इसको ट्राई, अच्छा ठीक है, अच्छा काव्या वो अच्छे गाती है, सुना उसको बुलाओ। तो ऐसा ही हो रहा है कि गाना बन रहा है अपने तरीके से, और जब सिंगर जो है अगर उसने मैच किया तो ओके है, लेकिन मैच कभी कभी नहीं होता है, तो सिंगर तो अच्छा है लेकिन वो गाना आपके लिए, सिंगर के लिए नहीं बना, तो कभी कभी कैंसिल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आजकल बहुत से गाने एक स्केल में बनते हैं ऑलरेडी, जैसे आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक में ऑलरेडी रेडी करके फिर देखते कि कौन गाएगा ये गाना, और वो बहुत से सिंगर्स को कभी कभी सूट होता है। अभी आप बोलते फीमेल वोकल, तो आप बोलते जी लता जी, आप बोलते फीमेल वोकल, हाँ उषा उत्तरी, सेम लगता है अब तो सब सेम हो गया, लेकिन दोनों फीमेल वोकलिस्ट। तो वी विल हैव अ फीमेल वोकलिस्ट सिंग दिस सॉन्ग, कौन भाई? करेक्ट। और आप उषा जी के लिए करोगे तो आपका स्केल अलग होना चाहिए, और आशा जी की करेगा, लता जी के लिए करोगे तो आपका स्केल अलग होना, तो उस हिसाब से बहुत सा गड़बड़ है। लेकिन हर सिंगर के लिए जो मैंने किया है, आशा जी से लेके काव्या तक, उनकी खूबियाँ क्या है वो आगे लाना है, और उनकी जो वीकनेसेस है हम सब में है, अच्छे से अच्छे लोगों में वीकनेस होते हैं, तो जो आपकी आर्टिस्टिक वीकनेस है वो मुझे छुपाना है, हो सके आपको वो करके बताना है, लेकिन अगर आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है तो उसको कम रखो, और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो सामने लाए, तो लोगों को आपकी पहचान पता चले। सर, आपने जिंगल्स भी किए हैं, फिल्मों के लिए भी किए हैं, प्राइवेट एल्बम भी कर रहे हैं, कोक स्टूडियो किया, कॉलिंग जंक्शन किया, आज म्यूजिक डायरेक्टर एक संगीतकार के रूप में आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि कहाँ मिली, और किस जगह किस ढंग से अलग रखना पड़ता है खुद को? मैंने हर वक्त जो म्यूज़िक किया है सबके लिए किया, आर्टिस्ट के लिए किया है, मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को अलग रखा है। अच्छा। क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो कॉलोनियल कज़न्स करके जब बैंड फॉर्म हुआ तो मुझे एक थोड़ा आर्टिस्ट जैसा एक महसूस हुआ कि हम दोनों आर्टिस्ट हैं, मैं भी गाऊंगा, हरी जी भी गाएंगे, साथ में गाएंगे, तो एक, लेकिन फिर भी वो एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म है कि उनकी भी खूबियाँ हैं, वो भी रखना है, मेरी भी है, मेरी भी रखना है, तो एक टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं है, तो फिर भी दोनों हैं साथ में। तो वो जो दूर रखी है मैंने अपने आप को, वो अब आगे जाके आप ये मिलोगे 22 के बाद। अच्छा, इस गाने तू है मेरा की योजना कैसे बनी थी, कैसे आया कि इस दिमाग की इस गाने को बनाया जाए? काव्या दिमाग में थी या ऐसे ही क्या था? काव्या 100% दिमाग में थी कि उसके लिए गाना बनाना है, तो मैंने, जैसे मैंने कहा, आप आगे जाके आप सुनेंगे और मेरा आगे वाला म्यूज़िक क्या है, तो उसका एक मैंने एक टाइटल रखा है ग्लोबल हिंदी। अच्छा। तो उसके अंडर जो भी आज जिसके लिए मैं गाना बनाता हूँ, मैं उस टाइप के गाने बनाता हूँ जहाँ कुछ अलग हो कुछ, और वो गाने मेरे लिए है, लेकिन काव्या के गाने काव्या के लिए है। तो जब काव्या का गाना है तो मैंने ऐसा गाना बनाया जो फंकी है, वो उसका कैरेक्टर है वैसा। आप रियल लाइफ में जानते नहीं, मैं, वो तो बोलती है मेरे साथ 4 साल मुझे जानती है, मैं भी उसको अब 4 साल जानता हूँ। तो बहुत मेलोडिक है, बहुत सोलफुल है, लेकिन एक पागलपन भी है उसमें, वो जो आना, और आप सुनोगे गाना तो आपको सुनाई देगा, उसमें एक थोड़ा सिंगर है, बहुत फंकी है, थोड़ा पागल है, लेकिन सुरीला और एक मेलोडी के पीछे भागने वाला इंसान है। दैट इज़ काव्या जोन्स। तो इस गाने में किस तरह के प्रयोग किए हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है इस गाने में? एक्सपेरिमेंट वोकल पे किया है, वॉइस पे। तो ये पूरा गाना सिर्फ मैं आपको बीट और गाना बजा लूँ बस हो गया, आपको बहुत कुछ म्यूज़िक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिदम पे चलता है, और पूरे वॉइस ही उसका ड्रामा है। क्योंकि मैंने कहा सिंगर भी ड्रामेटिक है, तो उसका जो ड्रामा है
तू है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा होना जरूरी है, तेरा तेरा तू है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा नहीं होगा। अच्छा गाना है, तू है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा। वो जब तक नहीं आएगा तो वो गाना नहीं बनेगा। वो अच्छा गाना बनेगा लेकिन बनेगा नहीं वो जो इंस्टेंट अट्रैक्शन। लेकिन क्योंकि उसका कैरेक्टर वो है तो मैं वो कंपोज कर सकता हूँ। इस गाने का वीडियो भी बनाने की योजना है? वीडियो आज ही बन चुकी है। अच्छा। अभी वीडियो का लास्ट शॉट के बाद हम साथ में बैठ गए तो हाँ। अभी बन गया है और मतलब फाइनल हो जाएगा। अब शूट हुआ है और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें काव्या के अलग अलग रूप जो है वो जैसे गाने में है वैसे आप वीडियो में भी देखेंगे कि मैंने वैसे प्रेजेंट किया है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो में कहानी का रूप दे देते हैं गाने को, जी। क्या ऐसा कुछ इसमें भी है? मेरा कहना है पहले गाने में कहानी होनी चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बातों। ऑलरेडी कहानी गाने में है, उसका आप वीडियो बनाओ। सही बात है। क्योंकि इंटरनेशनल देखेंगे कि एक वर्ड था म्यूज़िक वीडियो। म्यूज़िक वीडियो जो बनता था वो म्यूज़िक से इंस्पायर होके वीडियो बनता था। करेक्ट। अभी क्या है, पहला वीडियो के थॉट पर कि पहले ऐसा वीडियो बनेगी, वहाँ शूट करेंगे, इसको लेंगे, गाना बनाएंगे। गाना कौन बनाएगा? तो फिर ढूंढते कि गाना तो बनाएगा कौन? तो वो बहुत चेंज होगा, इसलिए वो बदलाव आ गया म्यूज़िक में। क्योंकि म्यूज़िक वीडियो म्यूज़िक से इंस्पायर होकर बनना चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात। लेकिन आपको नहीं तो लोग म्यूजिक पर ध्यान देने के बजाय लोकेशन क्या होगी, विदेश में सोचते हैं, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, इससे गाने की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। वो एक्चुअली गाने पे है। अगर गाना इतना पावरफुल हो कि अपने आप को सामने लाए तो आप जैसे बॉलीवुड में पहले होता था वो कन्याकुमारी में भी शूट होता, नेक्स्ट शॉट होता है डायरेक्ट कश्मीर। किसी को कुछ या चाहे कोई वहाँ से आप कन्याकुमारी जाएंगे किसी को फ़र्क नहीं, क्योंकि सबको गाना अच्छा लगता है। तो गाना पहला कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गाना अच्छा है तो आप कहाँ भी ट्रैवल कर सकते हो। इस गाने को लिखा किसने? आपको खुद क्या बात हुआ करते थे, एक फिल्म में एक संगीतकार हुआ करता था या एल्बम में निकलता था, एक संगीतकार का एक एल्बम निकलता था। अब एल्बम में भी 4 संगीतकार होने लगे और फिल्मों में एक बजाय 4 संगीतकार होने लगे। ये क्या है और इससे एक संगीतकार को क्या काम करने में सहूलियत होती है? मुझे नहीं लगता है कि संगीतकारों को अच्छा लगता है ये एज अ संगीतकार। पर ये बहुत से सिस्टम जो है, जो डायरेक्टर्स को की सोच है कि अगर ये अच्छी गाती है, मैं अच्छा गाता हूँ, आप भी तो चारों को फीचर कर लो ना फिल्म में, एक तो अच्छा चलेगा। तो वो उसमें क्या है, सब अपना अपना कर रहे हैं लेकिन उनका डिज़ाइन नहीं है। अगर स्टोरी राइटिंग में ही डिज़ाइन है कि एक सिंगर ऐसा है, एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा है, इस टाइप का म्यूजिक करता है, फिर वो दूसरा है वो टाइप तो फिट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली एक ही स्टोरी चल रहा है, एक ही मूड चल रहा है। मूड तो आपको फिल्म में अप एंड डाउन होगा लेकिन स्टोरी का एक लाइन चल रहा है, वो एक ही डायरेक्टर करता है। मेरा पॉइंट है कि अगर ऐसा हो तो 4 डायरेक्टर होना चाहिए। अगर 4 म्यूजिक डायरेक्टर हो तो 4 डायरेक्टर क्यों, 4 प्रोड्यूसर तो होते हैं। हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टर एक ही होता है क्योंकि वो पूरा वो फिल्म का उसकी समझ में है। तो सेम म्यूज़िक अगर लेकिन अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर होना ज़रूरी है जो समझ सके और उसको डिलीवरी भी करना है, इतने गाने इतना बैकग्राउंड स्कोर की पूरा फिल्म कैसे चलेगा। वो मुझे लगता है आजकल ये 3, 4, 5 करके वो सोचते हैं कि 4-5 अच्छे आर्टिस्ट साथ में आ गए तो हो सके एक तो चलेगा। आपके गाने सिर्फ इंडिया में नहीं विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं, अपने मुझे को भी पसंद किया जाता है, इसकी क्या वजह है आपकी समझ में आई? मुझे पता नहीं कि अभी हॉलीवुड में एक गाना गाया मैंने, तो मुझे लगता है मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जो हॉलीवुड में इंग्लिश में गाया हूँ विद रैपर। तो उनको मेरा गाना क्यों अच्छा लगता है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बैलेंस ठीक है। एक इंडियन साइड में इंडिया के लोग उनको लगता है कि ये अपना आदमी है,
और वेस्ट में भी उनको लगता है कि ये जो करता है हम समझते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस होना ज़रूरी है, और वहाँ वो बैलेंस मुझ में ऑटोमेटिकली हो गए इतने साल, इतना म्यूज़िक सुन के वहाँ की खूबी क्या है, यहाँ की खूबी क्या है, और उसे कैसे मैच करें उसका बैलेंस। वो करते करते मुझ में हो सके ऐसा आ गया। वो गाना कौन सा बताइए, हॉलीवुड वाला जो आपने किया है? तो गाने का नाम है ऑन्टोराज। ट्रैप सिटी करके फिल्म अभी आने वाला है, गाना रिलीज़ हुआ है। तो वो मुझे लगता है कि लोग मुझे कंपोज़र के हिसाब से देखते हैं, कोई मुझे गिटारिस्ट के एज ए गिटारिस्ट देखते हैं, कोई एज ए सिंगर। वो भी आप बॉलीवुड गाते हैं, कोई बोलता है बॉलीवुड गाते हैं। मैं मतलब भाई मैं म्यूज़िक करता हूँ, मैं गाता हूँ। मेन चीज़ वही है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे दिल में मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं गाऊँ, और आपका गाना अच्छा नहीं लगता है तो मैं अपना गाया करूँ। एक लास्ट वाली है कि गिटार को आपने ज़्यादा क्यों महत्व दिया, और कि ये कहाँ से सीखा था, क्या था ये? गिटार तो मैं स्कूल बॉलीवुड ये क्या बोलते हैं, जब मैं स्कूल में था तो मैं माउंट आबू में था, बोर्डिंग स्कूल। और वहाँ ड्रम सेट बहुत मुश्किल था, प्रैक्टिस करना नहीं होता, तो गिटार इजी पड़ गया। तो वहाँ से मेरा गिटार शुरू हुआ, और फिर यहाँ आया तो गसी रिक करके एक गिटारिस्ट है जो दिल्ली में है। बहुत से लोगों ने बच्चे भी बहुत से लोगों को उनसे सिखाया। तो उनके अर्ली स्टूडेंट समझो मैं हूँ, और गोरख शर्मा जी जो प्यारे भाई की ब्रदर है वो भी मेरे करना पारा। तो दोनों से मैंने बहुत सीखा एज गुरुज। लेकिन मन ही मेरा ऐसा है कि एक जगह बैठना नहीं है, कुछ करना नहीं, कुछ और करते करते आगे निकलना। तो उसमें गिटार सीख के मैंने अपना कुछ यहाँ भी देखा, वहाँ भी क्या होना चाहिए, और मेरे दिल में आता है वही बजा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करिए। फिल्म संगम से साथ बात करने के लिए लेस्ली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई मैं तो आई नज़ारों के अनजाने जहां से, लाई मैं तो लाई बहार के अफसाने।